नगर थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर में गुप्त सूचना के आधार पर एएलटीएफ एवं नगर थाना पुलिस के सहयोग से भारी मात्रा में शराब के साथ एक व्यक्ति पकड़ाया। एएलटीएफ को यह सूचना मिली थी कि नगर थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर में एक घर में भारी मात्रा में शराब रखा हुआ है। इसी सूचना के आधार पर एएलटीएफ ने नगर थाना के सहयोग से शिवाजी नगर में बबलू महासेठ के घर पर छापेमारी की, जहां भारी मात्रा में रॉयल चैलेंज के अंग्रेजी विदेशी शराब जो 90 ml के 80 बोतल बरामद किए गए हैं। तो वहीं इस मामले में बबलू महासेठ को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं एएलटीएफ ने शराब एवं व्यक्ति को नगर थाने के हवाले कर दिया गया है, जहां अब कागजी कार्रवाई की जा रही है। शिवाजी नगर में लोग छापामारी की है और इनके घर से दारू बरामद हुआ, विदेशी दारू साफ का देश था। 80 बोतल है, करीब 90 ml का दारू। रॉयल्स करके है चैलेंज। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी एक आदमी को हुआ जिसका नाम से क्या नाम है? क्या नाम है? बबलू महासेठ। कहाँ घर है इनका? शिवाजी नगर, शिवाजी महानगर थाना भी साथ में गया। गुप्त सूचना मिली थी क्या? गुप्त सूचना मिली थी और ये भी नंबर द्वारा एएसआई मोहम्मद अफरोज। मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय के सभागार में कुलपति की अध्यक्षता में हुई संकाय अध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, पदाधिकारियों एवं स्थानीय प्रधानाचार्यों की बैठक। स्नातक वाणिज्य द्वितीय खंड का परीक्षा परिणाम किया गया घोषित। सोमवार को आयोजित इस बैठक में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों के मुकाबले परीक्षा एवं परिणाम के मामले में सत्र नियमितीकरण के साथ अग्रणी रहा है, परंतु दुर्भाग्यवश विश्वविद्यालय में NCCF नामक की कंपनी जो नामांकन, परीक्षा एवं परिणाम का कार्य करती थी, उसके षड्यंत्र के कारण हाल के दिनों में परीक्षा परिणामों में कुछ विलंब हुआ है। इसके बावजूद छात्रहित में सभी लंबित परीक्षाएं परिणाम जून के अंतिम सप्ताह तक प्रकाशित करने का प्रयास कर रही है। इसलिए छात्राओं को किसी भी प्रकार के षड्यंत्र से गुमराह नहीं होना चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय उनके हितों की रक्षा हेतु कटिबद्ध है। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय ने 4,25,000 छात्राओं का डाटा संकलन कर नए सिरे से परीक्षा परिणाम की तैयारी कर रहा है, इसलिए विलंब होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि कुछ अराजक तत्व विश्वविद्यालय प्रशासन को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र कर रहा है और नकारात्मक गतिविधियां चलाते रहे हैं, क्योंकि ऐसे तत्वों को अब विश्वविद्यालय में कोई प्रसार नहीं दिया जा रहा है। उच्च न्यायालय के आदेश पर जो NCCF कंपनी थी, जो कुछ रद्द करके डाटा नहीं दिया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया है, FIR किया है, सो वारंट हुआ है, भागी हुई है। उसके बावजूद 4,25,000 छात्रों का पार्ट 3 का हम लोगों ने रिजल्ट दे दिया। पार्ट 2 कॉमर्स का आज ही रिजल्ट जारी किया है और 2-3 दिन के बाद यानी पूरे इस महीने जून के अंत तक जितने लंबित परीक्षाएं हैं हम उसको जारी कर देंगे। ये बार बार हम सभी छात्र संगठनों से अपील करते रहे हैं कि कठिनाई के कारण ऐसा हुआ है। आपका रिजल्ट फिर नियमित होगा, परिणाम नियमित करने के साथ साथ सत्र नियमित के साथ परीक्षा भी लेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो अराजक तत्व हैं, वो विश्वविद्यालय में हमेशा नकारात्मक गतिविधियां में शामिल रहे हैं, उन्हें अब प्रश्रय नहीं दिया जा रहा है। वो हमारे भोले भाले छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए हम सभी छात्रों से अपील करेंगे, छात्र संगठनों से अपील करेंगे कि इस तरह के जो अराजक तत्व हैं उनके बहकावे में ना आए। माननीय कुलपति महोदय ने भी अपील किया है, सभी विभागाध्यक्ष, सभी संकाय अध्यक्ष, सभी प्रधानाचार्यों ने अपील किया है कि आप धैर्य रखें। हम कठिनाई जो हुई थी उस बाधा को दूर कर लिया है। 4 टीमें काम कर रही हैं और वो इस महीने के अंत तक सभी परिणाम घोषित हो जाएंगे। इसलिए आप हतोत्साह न हो, परेशान न हो, क्योंकि कठिनाई थी, ऐसा नहीं है, विलम्ब हुआ है, लेकिन उस विलम्ब की जो तकनीकी बाधाएं थी उसको अब हमने दूर कर लिया। अब सारे रास्ते प्रशस्त हो गए हैं, मार्ग प्रशस्त हो गए हैं। जैसे आज दिनांक 9, आज 13 तारीख है, 13 जून को हमने BCom सेकेंड पार्ट कॉमर्स का रिजल्ट जारी कर दिया। हो सकता है कि 18 तक जो है उस साइंस का कर दें,
उसके बाद आर्ट्स का कर दें, पार्ट थर्ड का मार्कशीट हम भेज रहे हैं, पीजी सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का भी हम लगता है कि सप्ताह में हम रिजल्ट देने के सक्षम हैं और सभी मार्कशीट निकालने सारी चीज़ कर रहे हैं। इसीलिए कोई अगर छात्र प्रजातांत्रिक तरीके के अपने अधिकार का प्रयोग करके कोई भी छात्र संगठन आए, हमारी कठिनाइयों को समझें, हम उनकी समस्याओं का निदान न करें तब कोई बात होगी। लेकिन जो अराजक तत्व हैं वो उसमें गुमराह न हो। विश्वविद्यालय ने अपना पक्ष रखा है। आपको अगर लगता है कि विश्वविद्यालय काम नहीं कर, अगर हम शिथिल हो गए होते, हम काम नहीं करने होते, एक जो धोखेबाज फर्जी कंपनी थी NCCF, उसने धोखा दिया, लड़कों का लेके भाग गया। जो कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया उसने अपनाया, हमने केस किया, वारंट हुआ, वो भागा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि सहयोग करें और हम अपने छात्र हित के प्रति कटिबद्ध हैं। हम एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, SSC, CSAT, CTT, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में स्थित मिथिला लोकमंथन कार्यालय में चल रहे सृजना कौशल निखार शिविर का किया गया समापन समारोह का आयोजन। सोमवार को मिथिला लोकमंथन द्वारा स्थानीय कार्यालय में सृजना कौशल निखार शिविर का समापन समारोह आयोजन किया गया। साथ ही आगामी कार्यक्रम हेतु संस्कृत भाषा में छात्राओं के लिए रोजगार की संभावनाएं एवं पत्रकारिता में छात्राओं की भूमिका विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का परिचय कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर कन्हैया चौधरी ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रज्ञा प्रवाह के बिहार संयोजक कृष्णाकांत ओझा ने कहा कि मिथिला क्षेत्र सदा ही सांस्कृतिक रूप से देश ही नहीं वरन विश्व की नारी शक्तियों का नेतृत्व लंबे समय से करती आ रही है। माँ जानकी, गार्गी, अयाची नारी शक्ति व विद्वता के लिए पूरे विश्व में आज भी ख्याति प्राप्त है। हमारी भारतीय संस्कृति में महिला सदैव पूजनीय रही है और महिलाओं की स्थिति हमारे समाज में पुरुष के बराबर रही है। मिथिला लोकमंथन द्वारा यहाँ की महिलाओं को विभिन्न विधाओं में निपुण किया जाना प्रशंसनीय है। इस अवसर पर मौजूद छात्राओं के द्वारा कई कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसकी अतिथियों के द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गई। संस्कृत भाषा को लेकर के कई प्रकार की अवधारणाएं बना दी गई हैं, जबकि भारत की जितनी जो ज्ञान परंपरा है, समृद्ध ज्ञान परंपरा, वो सभी संस्कृत में ही है। और अभी के समय में जो पूरे विश्व में शोध हुए हैं, उसमें कंप्यूटर की जो भाषा होगी वो संस्कृत होगी। संस्कृत का जो व्याकरण है, जिसको पाणिनि का अष्टाध्यायी कहते हैं, इस व्याकरण की रचना जिस रूप में हुई है वो कूट पद्धति जिसको कहते हैं, एनालॉग पद्धति, उसमें हुई है। कहा जाता है कि पाणिनि ने अपने ध्यान में ऐ औ पूर्ण निधि यम गणना खचट तपा, इस प्रकार का सूत्र, महेश्वर सूत्र उनके ध्यान में जब थे तो उनके जेहन में आया, मतलब अनुभव में उतरा। और इसी महेश्वर सूत्र में जो शब्द हैं, उन्हीं शब्दों के आधार पर उन्होंने पूरे व्याकरण की रचना कर दी। मतलब जो संस्कृत जो भाषा है, उस भाषा को व्याकरण रूपी अनुशासन में बांध दिया। तो संस्कृत भाषा जो है यह बिल्कुल सिस्टमेटिक है और छोटे में सूत्र रूप में, फॉर्मूला में बहुत बड़ी बात कहने की क्षमता है, इसलिए कंप्यूटर की भाषा है। दूसरी बात है कि अभी के समय में संपूर्ण विश्व जो है वो अवसादग्रस्त है, डिप्रेशन से है। और जो रिसर्च हुआ है अमेरिका जैसे बड़े देशों में भी हुआ है, ये अवसाद से मुक्ति प्राप्त करनी है तो भारत में जो योग पद्धति है, योग जो है, उसको संपूर्ण रूप में जानना पड़ेगा। देखिए, मिथिला लोकमंथन यह एक संस्था है जो धीरे धीरे प्रसिद्धि को प्राप्त कर रही है। इस संस्था का उद्देश्य है इस मिथिला की जो लोक संस्कृति है, लोक कला है, उसको हम जन जन तक फैलाएं। और इसके लिए बड़े पैमाने पर आयोजन करने की बात की गई थी, कार्यक्रम भी बना था, किंतु कोरोना संकट के कारण वो स्थगित हो गया। फिर भी हम लगातार इसमें कार्यक्रम चला रहे हैं। तरह तरह के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, विशेषकर मिथिला की बेटियों के लिए। और उसी क्रम में आज का जो कार्यक्रम रखा गया है, एक सेमिनार जिसका विषय रखा गया है संस्कृत शिक्षा में स्त्रियों के लिए रोजगार का स्थान।
वास्तविकता है कि संस्कृत के प्रति जो हमारी बेटियों में, बहनों में, भाइयों में भ्रम उत्पन्न किया गया है, उसी को दूर करना इसका उद्देश्य है। वस्तुतः संस्कृत शिक्षा हो या सामान्य शिक्षा हो, इसमें रोजगार की समान बातें हैं। समान रूप से दोनों शिक्षा प्राप्त करके लोग रोजगार प्राप्त कर सकता है, किंतु संस्कृत कुछ मामले में इससे अलग है और ज़्यादा कारगर है, इसलिए कि संस्कृत में स्वरोजगार की संभावनाएं बहुत है। आप चाहे वास्तु विज्ञान हो, भूगर्भ शास्त्र हो, या फिर कुंडली निर्माण हो, या चिकित्सा हो, पाक कला हो, शिल्प कला हो, मूर्ति कला हो, ये सारी बातें संस्कृत से ही समाज में आए हैं। मूल उसका संस्कृत है। तो जब हम मूल को देखेंगे, मूल में जाएंगे, उसका ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तो निश्चित रूप से हम अच्छे शिल्पकार बनेंगे और स्वरोजगार हमको प्राप्त होगा। हमको दूसरे पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। यही इसका उद्देश्य है। धन्यवाद। केमिस्ट्री क्लासेज रोहिलागंज, सब्जी मंडी, कैदराबाद, दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित CET BEd एवं शिक्षा शास्त्री की परीक्षा पूरे बिहार के 325 केंद्रों पर ली जाएगी। तैयारी हुई पूरी। 23 जून को पूरे बिहार के 325 केंद्रों पर मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा CET BEd एवं शिक्षा शास्त्री 2022 की परीक्षा ली जाएगी। इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं राज्य नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार मेहता ने इस बारे में पूरी जानकारी देते हुए कहा है कि मिथिला विश्वविद्यालय इस बार पूरी तैयारी कर ली है और पूरे राज्य भर में इसके लिए कई सेंटर बनाए गए हैं। कुल 11 जिलों में इसके सेंटर निर्धारित किए गए हैं, जो 325 की संख्या में है। वहीं इस बार 1,91,929 परीक्षार्थी इस बार परीक्षा देंगे। वहीं परीक्षार्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जो परीक्षा के दिन भी डाउनलोड किया जा सकता है। देखिए, जैसा कि विदित है कि 23 जून बृहस्पतिवार को 11 बजे से लेके 1 बजे तक परीक्षा आयोजित है और आज अर्थात 13 जून घड़ी में जैसे ही तारीख बदल गया, एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गया और अद्यतन जानकारी यही है कि 25,000 से अधिक इस 12 घंटे के दरमियान अभ्यर्थियों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं और यह प्रक्रिया 23 जून जो परीक्षा की तिथि है 9 बजे तक अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है। तब तक तो उनके लिए भी है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो वेबसाइट से हटा लिया जाएगा, वो वहाँ भी रहेगा। मान के चलते हैं कि अभी तक किसी तरह की गड़बड़ी की कहीं से कोई खबर नहीं है और आगे भी नहीं रहेगी, लेकिन इत्तफाक कहीं कोई परीक्षा केंद्र पर किसी तरह की समस्या आती है तो केंद्राधीक्षक भी उस वेबसाइट पर जाके किसी भी अभ्यर्थी का जो है परीक्षा के मतलब प्रवेश पत्र के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात कहने का जो ये क्रम लगातार चलता है। बिहार के 11 शहरों में आरा, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया, इसमें सर्वाधिक संख्या जो है अभ्यर्थियों की पटना है और न्यूनतम आंकड़ा जो है वो आपको मधेपुरा का है। कुल कितने सेंटर? कुल परीक्षा केंद्र जो है वो 325 राज्य भर में है। 1,91,649 BEd के हैं और 280 शिक्षा शास्त्री के हैं। दोनों मिला के 1,91,929 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने की संभावना है। पूर्ववत है, अन्य परीक्षाओं में जो छूट दी जाती है
दिव्यांगजनों के लिए, वो तो सब पर किस स्तर के दिव्यांग है वह है ना। दृष्टिबाधित के लिए 15 मिनट अतिरिक्त 20 मिनट का, हाँ, दृष्टिबाधित के लिए जो है उनको अतिरिक्त समय, बिहार की जो परीक्षा प्रणाली है उसके अनुरूप उनको जो है छूट दी गई है। वो तो सामान्य सी बात है, किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपको नहीं ले जाने हैं। हाँ, अन्य कई परीक्षाओं में बहुत बंदिशें रहती है, लेकिन सामान्य स्थिति में 2021 में जो यहाँ के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के माध्यम से जो परीक्षा आयोजित हुई, वो नियम कायदा कानून इस बार भी है। पूरी शक्ति के साथ किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान अलाउ नहीं है। परीक्षार्थी नियत समय जो है 9 बजे तक वो परीक्षा केंद्र पर निश्चित रूप से पहुंच जाए, और परीक्षा आरंभ 11 बजे से है, उसमें 10 मिनट पहले तक 10:30 तक उसको प्रवेश कर जाना है। 10:50 के बाद किसी भी हालत में परीक्षार्थी का प्रवेश नहीं हो सकता है। लंबित परीक्षा परिणाम जारी करने व पीजी की सीट बढ़ोतरी की मांग को लेकर कुलपति से मिला एआईएसएफ का शिष्टमंडल। सोमवार को एआईएसएफ का एक शिष्टमंडल मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह से मुलाकात की और मिलकर कई मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य मांग कृष्णा महिला महाविद्यालय बेगूसराय में पीजी की पढ़ाई शुरू करने, पीजी के सभी विषयों में सीट बढ़ोतरी करने, जीडी कॉलेज में विस्तार केंद्र में विश्वविद्यालय संबंधी कामकाज शुरू करने, लंबित रिजल्ट अविलंब प्रकाशित करने, बिलीस के बढ़े फीस को वापस लेने, चौरंगी के गेट को आम लोगों के लिए खोलने संबंधित सहित कई बातों की चर्चा ज्ञापन के माध्यम से की गई। तो वहीं शिष्टमंडल में प्रदेश अध्यक्ष अमीन हमजा, दरभंगा जिला सचिव शरद कुमार सिंह, बेगूसराय जिला अध्यक्ष अमरीश कुमार, छात्रा नेत्री तैयबा परवीन, अरूबा खान, पूनम, ललिता कुमारी, रोशनी आदि कई कार्यकर्तागण मौजूद थे।